नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल EHSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदी की पार्ट 2 जो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 है। इसके बाद हम लेकर आएंगे पार्ट 3। तो ये जो पार्ट 2 है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको समझिए, इसमें समझिए पूरी जान रखी गई है। जान का मतलब ये है कि जो ये देख रहे हैं आप 15 प्रश्न देख रहे हैं, 15 तिया 45, यानी कि एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न बनने वाले हैं। आप इसको संभाल के रखिए, आप इसको अच्छे से तैयार करके रखिए ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। आपको केवल इतना याद रखना है जितना हम बता रहे हैं, किस प्रकार से याद रखना है, क्योंकि कक्षा 11-12 के लिए ये टॉपिक, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए करा महत्वपूर्ण पार्ट 2, ये हिंदी से संबंधित है पूरा। देखिए करा पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। अब पेपर में देखिए पूछेगा कैसे, कहेगा पैरों में पंख बांधकर किस प्रकार की विधा है, यानी विधा है। तो आपको याद करना है पैरों में पंख बांधकर यात्रा की थी। आपको ट्रिक्स याद करना है, पैरों में पंख बांधकर क्या की थी, यात्रा की थी। तो यहां से क्लियर हुआ, आपको ऐसे याद हो जाएगा सीधे कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा की थी। तो ये क्या है, विधा, यात्रा वृत्तांत है। चलिए, वैदेही वनवास महाकाव्य है। तो वैदेही वनवास महाकाव्य है। पूछेगा वैदेही वनवास किसकी रचना है, पहले ये जान लीजिए। वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास क्या है विधा में, महाकाव्य है। तो ध्यान दें। अब इसके साथ एक रचना और जोड़ लीजिए, हरिऔध की एक रचना और है, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये जो है इनके क्या है, महाकाव्य है। शिकायत मुझे भी है निबंध है, ऐसे याद करिएगा, शिकायत मुझे भी है निबंध है। तो पेपर में आएगा शिकायत मुझे भी है क्या है, किस प्रकार की विधा है, तो निबंध है। याद कैसे करना है, ऐसे पढ़िएगा आप इंजॉय के साथ, शिकायत मुझे भी है निबंध है, यानी शिकायत मुझे भी है निबंध है। देखो 1 2 3, ये क्लियर हुआ। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे संस्मरण है। कैसे याद करना है, दीप जले शंख बजे संस्मरण है। ये हो गया आपका ये भी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये आपकी रचना है। पेपर में आएगा, कहेगा दीप जले शंख बजे किस प्रकार की विधा है, तो आपको याद रखना है वहां पर संस्मरण है। आपको देखिए अलग अलग से मत याद करिए, ऐसे वाक्य को याद कर लीजिए। दीप जले शंख बजे संस्मरण है, पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत है, वैदेही वनवास प्रिय प्रवास हरिऔध का महाकाव्य है। तो ये देखिए यहां पर हो गया, बोलगा से गंगा चारुचंद्र लेख कहानी है, यानी बोलगा से गंगा एक रचना ये है, चारुचंद्र लेख एक रचना ये है। ये दोनों रचना क्या है, कहानी है। तो आपको ऐसे याद रखना है, बोलगा से गंगा चारुचंद्र लेख कहानी है, बोलगा से गंगा चारुचंद्र लेख कहानी है। यह भी हो जाएगा आपका। राजमुकुट गरुड़ ध्वज आन का मान नाटक है। ऐसे याद करना है वाक्य को, क्योंकि एक ही वाक्य में आप दो दो तीन तीन रचना डाल के तैयार कर सकते हैं। कह सकते हैं, देखिए राजमुकुट गरुड़ ध्वज आन का मान नाटक है। पेपर में आएगा, कहेगा गरुड़ ध्वज विधा है, तो आपको वहां पर लिखा नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भी क्लियर हुआ, राजमुकुट गरुड़ ध्वज आन का मान नाटक है। पद्मावत, देखिए इसमें 1 2 3 4 रचना लिखी हुई है। देखिए पद्मावत है, रामचरितमानस है, साकेत है, और उसके बाद एक और है कामायनी है। तो इसको करना कैसे है, देखिए जिसमें है पद्मावत रामचरितमानस, देखिए 4 है, 2 2 करके याद करना। पद्मावत रामचरितमानस साकेत कहानी महाकाव्य है। ध्यान देना, जैसे बता रहे हैं पद्मावत रामचरितमानस साकेत कहानी, जैसे एक शब्द बोलते हैं ना सकेत, वही बात। साकेत कहानी क्या है, महाकाव्य है। यानी साकेत, ध्यान समझिए, साकेत और कमायनी क्या है, महाकाव्य है। आखिरी चट्टान और घुमक्कड़ शास्त्र, देखिए घूमते घूमते कहां पहुंच गया है, आखिरी चट्टान पे, इसका मतलब आखिरी चट्टान, और घुमक्कड़ शास्त्र क्या है, घूमते गया, तो इसका मतलब क्या किया है, यात्रा किया है, नहीं। तो ध्यान दें, घूमते हुए कहां पहुंचा, आखिरी चट्टान पर, इसका मतलब घुमक्कड़ शास्त्र और आखिरी चट्टान, ये जो दोनों रचनाएं हैं ये क्या है, किस विधा पर आधारित है, यात्रा वृत्तांत है। तो यहां तक भी आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखिए प्रेम योगिनी शिक्षा दान दीप दान,
प्रेम योगिनी, शिक्षा दान, दीप दान एकांकी है। ध्यान देना इस चीज को, प्रेम योगिनी, शिक्षा दान और एकांक दीप दान एकांकी है। नए मेहमान एकांकी है उदय शंकर भट्ट की, ऐसे याद करना है। नए मेहमान एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। इससे क्या साबित होता है देखिए, पेपर में कहेगा नए मेहमान किस विधा है, विधा क्या है, तो एकांकी है। नए मेहमान रचना किसकी, उदय शंकर भट्ट की है। यहां से देखिए रचनाकार भी सेट कर दिया गया है। तो नए मेहमान एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। चलिए हो गया यहां तक क्लियर। प्रेमचंद्र कहानी, शतरंज के खिलाड़ी। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी पर कहने पर थोड़ा अटपटा लग रहा है, कैसे पढ़ना है। प्रेमचंद्र कहानी शतरंज खिलाड़ी, ठीक है, प्रेमचंद्र कहानी शतरंज खिलाड़ी, इसका मतलब शतरंज के खिलाड़ी। जो ये शतरंज के खिलाड़ी है, जो है रचना किसकी है, प्रेमचंद की है, और शतरंज के खिलाड़ी जो है क्या है, विधा कहानी है। प्रेमचंद्र कहानी शतरंज खिलाड़ी हो गया ये। गंगा का बेटा पौराणिक नाटक है। गंगा का बेटा क्या है, रचना पौराणिक नाटक है। अब आते हैं देखिए, सीमा रेखा एकांकी है। ध्यान दें, सीमा रेखा क्या है, एकांकी है। भूदान यज्ञ निबंध है। पेपर में आएगा, ऐसे पूछाएगा, उसमें कहेगा भूदान यज्ञ की विधा है। देखिए इंटर में नहीं, 11-12 में ज्यादातर रचनाकार के नाम ना पूछकर विधा पूछता है। तो आप इसको हम इस प्रकार से सेटअप किए हैं कि आपकी विधा भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी और कुछ रचनाकार के नाम भी क्लियर हो जाएंगे। तो भूदान यज्ञ निबंध है। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं आत्मकथा है। मेरी सफलताएं क्या है, आत्मकथा है। अब देखिए एक चीज और है, मेरी कहानी श्याम सुंदर दास की कहानी है। इसका मतलब यह है कि मेरी कहानी जो रचना है श्याम सुंदर दास की रचना है। तो बात को समझे, मेरी कहानी श्याम सुंदर दास की कहानी है। यहां तक ये भी होगा, ये भी हुआ, और ये भी हुआ, ये भी हुआ। यशोधरा पूछेगा, उसमें कहेगा यशोधरा है, तो मैं उसमें लिखा रहेगा चंपू काव्य। और भी बहुत सारे रहेंगे ऑप्शन आपके पास, तो आपको उसमें विकल्प में रहेगा चंपू काव्य। तो देखिए यशोधरा चंपू काव्य है। इस प्रकार से देखिए, आप जैसे हम बताए हैं, पैरों में पंख बांधकर यात्रा की थी। अब देखिए घूमते हुए आखिरी चट्टान पहुंचा, यात्रा किया। अब इसी प्रकार से आप तैयार करके रखेंगे, जो देखिए गरुड़ ध्वज आन का मान, ठीक है, राजमुकुट, यानी गरुड़ ध्वज राजमुकुट आन का मान क्या है, नाटक है। गंगा का बेटा पौराणिक नाटक है। इस प्रकार से आप जो है इसको एकदम आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप 1-2 बार इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, ताकि आपको ये कंप्लीट रहे। अब इसके बाद देखिए, इस वीडियो में हम जो है कि कुछ और पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आ रहे हैं, जो कि पेपर की जान है। आइए उसके लिए हम तैयार होते हैं। आपके सामने ये कुछ लिख दिए गए हैं प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन से, गारसा दा तासी है। इनका नाम ध्यान दें। कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य है उसका इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे, गारसा दा तासी। पेपर में आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे, तो आपको वहां पर बताना होगा गारसा दा तासी। उसके बाद देखिए कह रहा है हिंदी गद्य। देखिए हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाली पत्रिका कौन सी है, सरस्वती। ध्यान दें, अगर हिंदी गद्य के विकास में देखा जाए तो सबसे जो है कि योगदान करने वाली पत्रिका का नाम क्या है, सरस्वती। अब सरस्वती को ध्यान दीजिए कि किसकी पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। ध्यान दीजिएगा इसको, पेपर में यह भी आता है सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, तो ध्यान दीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखिए कह रहा सूरदास श्रृंगार रस और वत्सल रस के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जो है श्रृंगार रस और वत्सल रस का मतलब होता है जैसे पिता पुत्र में, माता पुत्र में, यानी कि छोटे का बड़े के साथ जब कोई प्रेम स्नेह होता है तो हम वत्सल प्रेम का चर्चा करती है। तो देखिए फिर हरियोध का प्रिय संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य। ये जो प्रिय प्रवास रचना है महाकाव्य है, और प्रिय प्रवास किस संयोग श्रृंगार पर है भैया, देखिए संयोग श्रृंगार पर आधारित क्या है, महाकाव्य है। और ये प्रिय प्रवास है, ये क्या है, किसका, हरियोध का है। अगर प्रश्न में आएगा, कहेगा हरियोध की रचना, प्रिय प्रवास नहीं, ऐसे पूछेगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरियोध की। अब इसके पहले बताया गया है वैदेही वनवास भी किसकी है, हरियोध की है। प्रिय प्रवास जो है किस रस पर संबंधित है, किस रस से, श्रृंगार रस से, और भी श्रृंगार में किसमें, संयोग श्रृंगार पर। और प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य है। तो यहां से क्लियर हुआ। चलिए
अब इसके आगे लेकर चलते हैं हम आपको। देखिए निबंध और एकांकी रचनाओं का प्रारंभ, जो निबंध है और एकांकी रचनाओं का प्रारंभ हुआ, पेपर में ऐसे आएगा, कहेगा निबंध और एकांकी रचनाओं का प्रारंभ किस युग में हुआ, तो आपको बताना होगा भारतेंदु युग। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए बाल मुकुंद किस युग के लेखक हैं, तो आप इसकी चर्चा कमेंट में करिए। देखिए व्यक्ति लिखा गया, इधर उपाधि लिखी गई है। इसके पहले आपसे कुछ प्रश्न है, देखिए आपके लिए लिखा गया है कामायनी, नए मेहमान, भूदान, मेरी सफलताएं। तो आप इसकी विधा बताइए, आप इसकी विधा बताइए, और आप जिसकी जानते, पहले तो विधा की चर्चा कीजिए, कमेंट में जाइए, वहां पर लिखिए कामायनी, उसके बाद इसकी विधा लिखिए, फिर नए मेहमान, भूदान, फिर मेरी सफलताएं। आप कमेंट में चर्चा कीजिए, इसके पहले अभी बताकर हम इस पर आ रहे हैं। तो देखिए केशवदास, इधर व्यक्ति लिखा गया, इधर उपाधि लिखी गई है। पेपर में आएगा, कहेगा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट यानी विकल्प में रहेगा केशवदास, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, और भी एक रहेगा, 4 विकल्प रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहे चाहे भूत कहे, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। अब देखिए इनको क्या कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृत के सुकुमार कवि। पेपर में रहेगा प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। अब कहेगा हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगर पूछेगा हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इतना ध्यान रखिए अपने माइंड में। तो देखिए यहां तक ये हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा यूपी के शिक्षा मंत्री यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित मतलब होता है प्राप्त करने वाले, यानी इस पद पर रहने वाले, करने वाले साहित्यकार कौन से, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये जो है यूपी के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, यही एक साहित्यकार है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने आपको हम टॉपिक दे रहे हैं, ये जितना कुछ मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसकी चर्चा आप देखेंगे प्रश्न विकल्प में पाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें से कहीं ना कहीं 1-2 जरूर बैठा मिलेगा आपको, यानी वहां पर छपा जरूर मिलेगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। अब जो आ रहा है इसके बाद थोड़ी सी, वो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, जो सुमित्रा नंदन पंत है, इन पर चर्चा करते हैं। पहले हम सुमित्रा नंदन पंत, देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उस पर इनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो उसकी रचना, उनकी रचना को पहले जानिए। जैसे देखिए चिदम्बरा पेपर में पूछता है चिदम्बरा किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा सुमित्रा नंदन पंत की है। अब देखिए पहले लिख लेते हैं, तब हम आपको समझाते हैं अच्छे। चिदम्बरा जो है, इस पर जो है, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ध्यान दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद फिर एक रचना और है, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान दें। उसके बाद फिर एक और रचना है इनकी, लोकायतन, इस पर जो इनको मिला है पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। उसके बाद देखिए अभी लिख देते हैं तो समझाते हैं। जैसे देखिए एक हम लिखते हैं यामा, ठीक है, यामा एक रचना है, ये है। उसके बाद एक है उर्वशी, ठीक है, उर्वशी है। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। उसके बाद उर्वशी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ध्यान से समझिए इसको एकदम आसानी से। देखिए महादेवी वर्मा की रचना है यामा, इन दोनों पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दें, पेपर में ही आएगा, कहेगा महादेवी वर्मा की किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वहां पर यामा भी रहेगी, इसके अलावा भी महादेवी वर्मा की और सारी रचनाएं रहेंगी। लेकिन आपको याद रखना है
महादेवी वर्मा की रचना यामा है, यामा पर इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आरामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना है उर्वशी, इस पर जो इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब इसके साथ हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं पर। देखिए भैया, चिदम्बरा जो रचना है, पहले तो पूछेगा इन तीनों रचनाओं में, कहेगा लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना, सुमित्रा नंदन पंत की। चिदम्बरा किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। यहाँ तक तो पहले रचना से संबंधित प्रश्न। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित देखिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। पेपर में आएगा कैसे, कहेगा सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब भैया तीनों रचना आपके सामने रहेंगी, इसके अलावा एक आध रचना डाल देगा। तो साहित्य अकादमी किस पर मिला है, कला और बूढ़ा चांद पर मिला है। अब कहेगा जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है, चिदम्बरा पे मिला है। अगर आपको ध्यान रखना है इस चीज को, जो उर्वशी है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना, इस पर जो इनको ज्ञानपीठ मिला था 1972 में मिला था। ध्यान दीजिएगा, इसका 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है, ये संशय प्रश्न पूछ लेता है, नहीं तो ध्यान दें इस प्रकार से प्रश्न आएगा पेपर में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। जिस प्रकार हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तैयार करते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव से छूटेगा नहीं। आप उठा कर देखिएगा, अगर नहीं फंसा रहेगा तब कहिएगा कि हाँ सर जी ये फंस नहीं रहा है, तो फंसेगा, मेरी 100% गारंटी है। आप विश्वास के साथ इसको तैयार करते रहिए। धन्यवाद।